चलिए प्लीज एक बार रिवाइज करें बेटा 5 मिनट में। इनकम टैक्स से आता हूं। दो टाइप की इनकम, एग्रीकल्चरल इनकम, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चरल इनकम के ऊपर टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट लिस्ट एंट्री नंबर 46। उसके अलावा बाकी जितनी भी इनकम है, चाहे बेटा आपकी स्पेक्युलेटिव हो, चाहे नॉन स्पेक्युलेटिव हो, चाहे लीगल हो, चाहे इलीगल हो, चाहे कैजुअल हो, कोई भी इनकम हो अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट, एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। लिखा कहां पर है? यूनियन लिस्ट एंट्री नंबर 82। स्टार्ट किया इनकम टैक्स एक्ट 1961। टोटल 298 सेक्शन है बेटा, 14 शेड्यूल्स हैं। इसकी चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 4। सेक्शन 4 क्या बोलती है बेटा? हर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा, तो वो पर्सन असेसी मान लिया जाएगा। असेसी को टैक्स पे करना है इन द असेसमेंट ईयर एट द रेट और रेट्स गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट। हाउएवर टोटल इनकम जो कंप्यूट होगी वो कंप्यूट होगी एज पर हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। सबसे पहली डेफिनेशन ली बेटा पर्सन की। इनकम टैक्स ने टोटल 7 कैटेगरी को बांटा है पर्सन में। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म ऑब्लिक एलएलपी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी और एनी अदर पर्सन नॉट कवर्ड अबव। इसके बाद टोटल इनकम। टोटल इनकम बेटा ग्रॉस टोटल इनकम में से 2 डिडक्शंस माइनस कर दें। नंबर 1 चैप्टर 6A डिडक्शन, नंबर 2 डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA। ये 2 चीजें माइनस कर दें ग्रॉस टोटल इनकम से, तो अपने पास आती है बेटा टोटल इनकम। व्हाट डू यू मीन बाय ग्रॉस टोटल इनकम बेटा? सम टोटल ऑफ 5 इनकम। नंबर 1 इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 2 डीम्ड टू बी रिसीव्ड इन इंडिया, नंबर 3 एक्रू और अराइज इन इंडिया, नंबर 4 डीम्ड टू एक्रू और अराइज इन इंडिया, नंबर 5 एक्रू और अराइज आउटसाइड इंडिया। ये 5 बेटा जो इनकम है इनके हेड बनाए, सोर्स बनाए कि किन चीज से मिली, किस चीज से आपने कमाई। टोटल इनकम के कितने हेड? 5। वो डेफिनेशन नहीं है, वो है मेथड ऑफ कंप्यूटेशन। पहला हेड है बेटा सैलरी, दूसरा हेड है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा हेड है पीजीबीपी, बिजनेस प्रोफेशन बोलते हैं, चौथा हेड है कैपिटल गेन, और जो पहले 4 हेड में नहीं आएगा 5वें हेड में अदर सोर्स। 5 हेड का टोटल ग्रॉस टोटल इनकम माइनस चैप्टर 6 से डिडक्शन और डिडक्शन अंडर सेक्शन 10AA बैलेंसिंग फिगर टोटल इनकम। और बेटा डिडक्शन कभी भी ग्रॉस टोटल इनकम को एक्सीड नहीं कर सकती। या ऐसे बोल दो डिडक्शन के कारण कभी लॉस नहीं आ सकता। हर वो पर्सन टोटल इनकम किस साल देखनी थी? प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर लीगल डेफिनेशन पे आते हैं पहले। प्रीवियस ईयर मींस द ईयर एज डिफाइंड इन सेक्शन 3। सेक्शन 3 पे गए बेटा। सेक्शन 3 बोलता है प्रीवियस ईयर मींस द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर से ठीक पहले वाले साल को प्रीवियस ईयर बोला जाता है। फिर ये क्या क्रक्स हुआ जी? असेसमेंट ईयर वो होता है जिस साल अपने को टैक्स देना होता है, उससे पहले वाला साल प्रीवियस ईयर। इंटरप्रिटेशन बेटा प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इन विच इनकम इज अर्न। अगर सोर्स ऑफ इनकम पुराने हैं तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा, खत्म 31 मार्च को। अगर सोर्स ऑफ इनकम नया है तो जिस दिन सोर्स ऑफ इनकम एग्जिस्टेंस में आया ये स्टार्ट वहां से हो जाएगा, खत्म बेटा 31 ऑफ मार्च। क्रैक्स बेटा जिस साल इनकम कमाते हैं उस साल को बोलते हैं प्रीवियस ईयर। ये कभी भी 12 महीने से ज्यादा का नहीं हो सकता, ये 12 महीने से कम का हो सकता है, इवन एक सिंगल डे का भी हो सकता है। कब? when new source of income comes into existence। और इनकम टैक्स रिकॉग्नाइज करता है प्रीवियस ईयर को। आपकी बुक क्लोजर डेट क्या है, आप कब से कब तक का प्रॉफिट निकाल रहे हैं, दिवाली से दिवाली, पोंगल टू पोंगल, हमें इससे मतलब नहीं है। हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक की इनकम कंप्यूट करेंगे। अपने सिलेबस में कौन सा प्रीवियस ईयर है बेटा? 24, 25। तो जिनका मई 25 में एग्जाम है या सितंबर 25 में एग्जाम है उसके लिए बेटा जो फाइनेंस एक्ट 24 है 2024, प्रीवियस ईयर 2024-25। ठीक है जी। हर वो पर्सन टोटल इनकम
प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 7% है, 7% की अलग अलग। इंडिविजुअल पिक करो, सबसे ज्यादा कॉम्बिनेशन इंडिविजुअल के हैं। इंडिविजुअल रेजिडेंट है, एज 80 ईयर या उससे ज्यादा है। ओल्ड स्कीम में है तो 5 लाख बेटा, न्यू स्कीम में आएगा तो 3 लाख। सेकेंड, इंडिविजुअल एज रेजिडेंट है बेटा, एज 60 साल या उससे ज्यादा, 80 से कम। ओल्ड स्कीम में भी 3 लाख है, न्यू स्कीम में भी बेटा 3 लाख है। सी, एनी अदर इंडिविजुअल नॉट कवर्ड अबव। कौन कौन आएंगे? 60 से कम वाले सारे आ जाएंगे, चाहे रेजिडेंट है चाहे नॉन रेजिडेंट है। 60 से ऊपर भी आ जाएंगे, 80 से ऊपर भी आ जाएंगे अगर वो नॉन रेजिडेंट होंगे। ओल्ड स्कीम में है तो बेटा 2.5 लाख, न्यू स्कीम में है तो 3 लाख। एचयूएफ ओल्ड में है तो बेटा 2.5, न्यू में है तो बेटा 3। एओपी बीओआई अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओल्ड में है तो 2.5, न्यू में है तो बेटा 3। एनी अदर पर्सन 7th कैटेगरी, ओल्ड में है तो 2.5, न्यू में है तो 3। इसके अलावा बाकी जो भी बच गए, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, लोकल अथॉरिटी, इनकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नील, मीनिंग देयर बाय 1 रुपया भी इनकम कमाएंगे टैक्स पे करना पड़ेगा। पर्सन हो गया, टोटल इनकम हो गई, प्रीवियस ईयर हो गया, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा, तो वो पर्सन क्या मान लिया जाएगा बेटा? असेसी मान लिया जाएगा। असेसी नंबर 1, असेसी मीन्स एनी पर्सन by whom any tax, interest, penalty is payable under income tax act। हर वो पर्सन जिसे इनकम टैक्स एक्ट में कोई टैक्स, इंटरेस्ट या पेनल्टी पे करनी है, तो ये पर्सन क्या मान लिया जाएगा बेटा? असेसी मान लिया जाएगा। एक स्टेटमेंट यहां से निकल के आती है जो एग्जाम में मिलेगी बार बार बेटा, एवरी असेसी इज अ पर्सन while every person need not to be an assessee। आपकी बात करूं बेटा, आप इंडिविजुअल हैं, पर्सन की डेफिनेशन में हैं, पर आपको कोई टैक्स इंटरेस्ट नहीं देना तो आप असेसी नहीं है। मैं इंडिविजुअल भी हूं, टैक्स भी पे करता हूं, इसलिए मैं क्या माना जाऊंगा बेटा? असेसी भी माना जाऊंगा। एंड असेसी इंक्लूड 3 टाइप ऑफ असेसी। नंबर 1, एवरी पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग इज टेकन अंडर इनकम टैक्स एक्ट। हर वो पर्सन जिसके अगेंस्ट इनकम टैक्स में कोई भी कार्यवाही स्टार्ट हो गई, ये पर्सन असेसी मान लिया जाएगा। नंबर 2, असेसी इन डिफॉल्ट। अगर बेटा लॉ ने असेसी के ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन लगाई है, वो ऑब्लिगेशन आपको कंप्लाई करनी पड़ेगी। अगर ऑब्लिगेशन कंप्लाई नहीं करी, आप ही मान लिए जाएंगे असेसी इन डिफॉल्ट। नंबर 3 बेटा, रिप्रेजेंटेटिव असेसी। कई बार ऐसा होता है जिस पर्सन ने इनकम कमाई है उससे टैक्स रिकवर करना गवर्नमेंट के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, तो इनकम कमाई किसी और ने, उसको रिप्रेजेंट कोई और कर रहा है। ट्रस्टी इन केस ऑफ ट्रस्ट, गार्जियन इन केस ऑफ माइनर, इन्हें बोला जाता है बेटा रिप्रेजेंटेटिव असेसी। तो हर वो पर्सन जिसकी टोटल इनकम प्रीवियस ईयर में बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ज्यादा, वो असेसी मान लिया जाएगा। असेसी को टैक्स कब पे करना है बेटा? इन द असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर की लीगल डेफिनेशन अगर मैं लूं बेटा, इट मीन्स अ पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल। ये कौन सा साल होता है बेटा? जिस साल अपने को टैक्स पे करना होता है। ये कब आता है? प्रीवियस ईयर के ठीक बाद आता है। तो सिलेबस में प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर हो जाएगा बेटा आपका 25-26। ठीक है जी। हर साल अपने आप में क्या करता है बेटा? डबल रोल प्ले करता है। 24-25 में इनकम कमाई तो उसको मैं क्या बोलूंगा? प्रीवियस ईयर। जबकि 23-24 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? वो असेसमेंट ईयर। ऐसे आगे 25-26 में मैं इनकम कमाऊंगा तो मेरे लिए क्या हो जाएगा? वो प्रीवियस ईयर। 24-25 के लिए क्या हो जाएगा बेटा? वो असेसमेंट ईयर। यहां तक हुआ था। और फिर लास्ट लाइन थी बेटा, रेट कहां दे रखे हैं इनकम टैक्स के? फाइनेंस एक्ट। अब वो फाइनेंस एक्ट के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया था, अब लिखते लिखते दोबारा समझाता हूं, रिवाइज भी हो जाएगा। चलो जी, फाइनली आज की क्लास स्टार्ट बेटा। फाइनेंस एक्ट क्या होता है उसके बारे में बता रहा हूं। रेट ऑफ income tax is not given under income tax act। इनकम टैक्स के रेट इनकम टैक्स एक्ट में नहीं है बेटा। इनकम टैक्स के रेट का है
फाइनेंस एक्ट, rate of income tax is given under फाइनेंस एक्ट। हाँ, कुछ रेट पढ़ाऊंगा जो इनकम टैक्स एक्ट में लिखे हुए हैं, वो फाइनेंस एक्ट में नहीं है बेटा, उनको बोलते हैं स्पेशल रेट ऑफ टैक्स। कंसील इनकम रेड के टाइम जो पकड़ में आई 60% टैक्स रेट, वो इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है, फाइनेंस एक्ट में नहीं। प्रॉपर्टी की सेल परचेज करो, कैपिटल गेन लगता है 12.5% के हिसाब से लगेगा। इस साल से 12.5 हो गया, पहले 20 था। अब वो 12.5% जो लिखा हुआ है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, उनको बोलते हैं स्पेशल रेट। वो भी लाइन लिख लेते हैं, हावेवर special rate of taxation is given under income tax act, like tax rate on concealed income, कंसील इनकम का टैक्स रेट बेटा 60% इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। कैजुअल इनकम लॉटरी लग गई 30% रेट इनकम टैक्स एक्ट में लिखा हुआ है। LTCG 12.5% इनकम टैक्स एक्ट में है। दोबारा पढ़ रहा हूं, rate of income tax is not given under income tax act, rate of income tax is given under finance act. However, special rate of taxation is given under income tax act. Example, tax rate on concealed income 60%, casual income ये जो लॉटरी लग गई, KBC जीत गए, ये सब बोली जाती है कैजुअल इनकम 30%। LTCG लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, फुल फॉर्म लिखना चाहो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। बोले MLM क्या होता है भाई? नेटवर्क मार्केटिंग तो प्रोफेशन होगा, ये बिजनेस प्रोफेशन होगा, कमीशन आता ना है तो बिजनेस प्रोफेशन में आएगा। कैजुअल क्यों है वो? अरे कैजुअल है लॉटरी, बैटिंग, गैमलिंग, हॉर्स रेस, ये वाली कैजुअल होती है। और बोले क्या कह रहे थे? रिटर्न क्यों मिलेगा? मतलब गवर्नमेंट को भी सबमिट होगा, गवर्नमेंट तो अपना टैक्स लेगी, बाकी हमारा है। चलो जी, अब आओ फाइनेंस एक्ट के बारे में। हर साल रूलिंग पार्टी के फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बेटा बजट प्रेजेंट करते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बजट में पूरी इकोनॉमी एज ए होल उसकी कहानी होती है। डिफेंस में क्या करना है बेटा, एग्रीकल्चर में क्या करना है, उसमें टैक्स का एक डॉक्यूमेंट होता है बजट के अंदर। उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? फाइनेंस बिल। फाइनेंस बिल पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में प्रेजेंट होता है, अपर हाउस लोअर हाउस, दोनों हाउसेज में प्रेजेंट हो गया बेटा। उसके बाद डिबेट चलती है और जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपनी एसेंट दे देते हैं देन फाइनेंस बिल बिकम द फाइनेंस एक्ट। कितने दिन के अंदर अंदर? मैक्सिमम 75 डेज। फाइनेंस एक्ट इनकम टैक्स की बात कर रहा हूं, 4 पार्ट में होता है। पार्ट 1 2 3 4, कई बार 1 2 3 4 लिखा होता है, कई बार ABCD। पार्ट 1 इसमें होता है करंट ईयर टैक्स रेट। पार्ट 2 नेक्स्ट ईयर बेटा TDS रेट अदर देन सैलरी। पार्ट 3 बेटा आपका नेक्स्ट ईयर एडवांस टैक्स रेट एंड TDS रेट ऑन सैलरी। और पार्ट 4 मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। और जो ये पार्ट 3 होता है अगले बजट का, ऑटोमेटिक क्या बनता है बेटा? पार्ट 1।
यानी कि 1 में कोई अमेंडमेंट नहीं आती, अमेंडमेंट जो भी आती है वो 2 या 3 में आती है। 2 या 3 बोल दो या बी और सी बोल दो। तो लिखो जी, एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ रूलिंग पार्टी प्रेजेंट बजट, और बजट में टैक्स डॉक्यूमेंट को क्या बोलते हैं? एवरी ईयर फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ रूलिंग पार्टी प्रेजेंट बजट कहां पर बेटा? बिफोर पार्लियामेंट। कब आता है बजट बेटा? फरवरी में, जनरली फरवरी में। कानून नहीं है, अंग्रेजों के ज़माने से क्या बना हुआ है बेटा? ये ट्रेंड बना हुआ है। पहले फरवरी एंड में आता था, कभी 1 फरवरी को ले आते हैं, पर आता है बेटा ये फरवरी में। रिपीट करूं, कानून कुछ नहीं है, ट्रेंड बना हुआ है। ठीक है जी। व्हेन फाइनेंस बिल इज passed by both houses of parliament and president gives his assent thereto, तो क्या हो जाएगा भाई? देन फाइनेंस बिल बिकम्स द फाइनेंस एक्ट। आपके सिलेबस में है फाइनेंस एक्ट 2024। आप बेटा मई 25 या सितंबर 25 आपका अटेम्प्ट है, अगले फरवरी में फिर बजट आ जाएगा और फिर आपकी पागलों की तरह एक ही क्वेरी होएगी, सर ये बजट हमें पढ़ना है या नहीं पढ़ना। और मैं कम से कम 1000 बार बोल दूंगा, प्रीवियस ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26, और बजट कौन सा आपके सिलेबस में है? 2024। 2025 अगली फरवरी में आ जाएगा। एग्जाम आपके या तो मई में होंगे या आपके क्या होंगे? सितंबर में होंगे। एक ही क्वेश्चन बस आपका रहेगा, सर ये बजट पढ़ना है या नहीं? नहीं पढ़ना एग्जाम के लिए। हाँ, नॉलेज के लिए ऑब्वियस सी बात है, अपडेट होना चाहिए। ठीक है ना। डिस्कस तो मैं भी करूंगा बेटा, पर मैं करूंगा खाली नॉलेज के लिए। एग्जाम के लिए आपके सिलेबस में क्या है? फाइनेंस एक्ट 2024। चलो, फाइनेंस एक्ट 2024 कितने पार्ट में नजर आएगा? 4। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। पार्ट 1 क्या होता है इसमें? करंट ईयर टैक्स रेट। इसको ऐसे समझना है, कभी भटक जाओ तो एमसीक्यू में भटक सकते हो। वो पूछेगा फाइनेंस एक्ट 2020 के पार्ट ए में किस साल के रेट हैं, फाइनेंस एक्ट 2018 के, कुछ भी दे देगा वो, पार्ट ए में किस साल के रेट हैं। तो ये आया होगा फरवरी में बेटा, ऐसे समझो। फरवरी 2024 कौन से साल में आती है? 23-24। फरवरी 2024 कौन से साल में? 23-24। तो प्रीवियस ईयर तो क्या हो गया भाई? टैक्स हमें कब देना होता है? 24-25। तो अगर क्वेश्चन पूछे फाइनेंस एक्ट 2024 पार्ट ए में कौन से प्रीवियस ईयर के रेट हैं, तो आप किस पे क्लिक करोगे? 23-24। और अगर क्वेश्चन पूछे पार्ट 1 में कौन से असेसमेंट ईयर के रेट हैं, तो आप क्या करोगे बेटा? 24-25।
एमसीक्यू की लैंग्वेज आराम से देख लेना कि वो क्या बोल रहा है। अगर वो बोल रहा है प्रीवियस ईयर तो टिक इस पे करके आना, और अगर वो बोल रहा है असेसमेंट ईयर तो टिक इस पे करके आना, और अगर उसने कुछ नहीं बोला, खाली ये बोला पार्ट 1 में किस साल के रेट है, तो क्या लिखेंगे भाई? अगर वो बोले प्रीवियस ईयर तो 23-24, अगर वो बोले असेसमेंट ईयर तो 24-25, और अगर लैंग्वेज वो ओपन करके छोड़ दे कि पार्ट 1 फाइनेंस एक्ट 2024 पार्ट 1 में किस साल के रेट हैं, तो क्या लिखेंगे? 24-25, क्योंकि टैक्स कब देना होता है? असेसमेंट ईयर में। पार्ट 2, एक मिनट लिख दूं बेटा, फिर क्वेरी लूंगा। इसमें होते हैं नेक्स्ट ईयर टीडीएस रेट, अगले साल के टीडीएस रेट। अगला साल कौन सा? 24-25, किसको छोड़ के? अदर देन सैलरी। सैलरी कहां गया? 3 में मिलेगा। पार्ट 3 में क्या होता है भाई? नेक्स्ट ईयर एडवांस टैक्स रेट एंड रेट ऑफ टीडीएस ऑन सैलरी। किस साल के? 24-25 के। यानी कि फरवरी में ही पता चल जाता है हमें कि 1 अप्रैल से क्या रेट होगा टीडीएस का, 1 अप्रैल से क्या रेट होगा एडवांस टैक्स का, पहले ही पता चल जाता है बेटा। पार्ट 4 आम आदमी के लिए नहीं है बेटा, ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन देती है। मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। और जो ये पार्ट 3 होता है, ये अगले बजट में क्या बन जाएगा? पार्ट 1। तो पार्ट 3 ऑफ फाइनेंस एक्ट 2024 becomes the part 1 of फाइनेंस एक्ट 2025। सिमिलरली बेटा ये जो पार्ट 1 है ये कुछ नहीं है, ये पिछले बजट का क्या है बेटा? पार्ट 3। तो ये डिटेल में तो चीज़ें समझ में आएंगी जब टैक्स निकालना सिखाऊंगा। जब टीडीएस पढ़ेंगे तो इसको लूँगा, जब एडवांस टैक्स पढ़ेंगे तो इसको लूँगा, जब टैक्स निकालना सिखाऊंगा तो इसको लूँगा। अभी एक आ रहा है चार्जिंग सेक्शन में, इसलिए थोड़ा सा रफली आइडिया दे दिया मैंने कि पार्ट 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या। एक नॉलेज के लिए चेक करना चाह रहा हूं मैं कि आपको ये करना आया नहीं आया। फाइनेंस एक्ट 2020 में बताओ क्या क्या होगा, कोई भी ले रहा हूं ऐसे ही। इसके भी 4 पार्ट होंगे बेटा, आप बताओ पार्ट 1 में क्या, 2 में क्या, 3 में क्या और 4 में क्या। साल किस किस साल के रेट होंगे, ट्राई करो। आपने करना है, मैंने नहीं। अरे बजट तो 2020 में भी आया होगा। तो पार्ट 1 में क्या होगा? करंट ईयर टैक्स रेट, प्रीवियस ईयर 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21। बहुत बढ़िया। पार्ट 2 में नेक्स्ट ईयर टीडीएस रेट, किस साल के? फाइनेंशियल ईयर 20-21। उससे बेटा पार्ट सी में क्या होगा? नेक्स्ट ईयर एडवांस टैक्स रेट और टीडीएस ऑन सैलरी, फाइनेंशियल ईयर 20-21। और पार्ट 4 मेथड ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम। याद रहेगा? लिखवाऊं? जैसे कहो बेटा, याद रहेगा। चलो जी, अब बोले आपकी क्या क्वेरी है। तो टैक्स तो असेसमेंट में देना है, टैक्स जब देना है तब डिसाइड होगा। हाँ तो लो ने बोल दिया, पर टैक्स रेट असेसमेंट ईयर के होंगे, होने तो ये सेम ही है।
नहीं होगा, ठीक है ना। जब टैक्स दिया जाता है, जब का लो देख रहे हैं, इनकम कमा ली 24-25, टैक्स दे दो 25-26, 25-26 के टैक्स रेट से, ऐसे बोलो, ठीक है ना। चले आगे, ये हो गई बेटा हमारी चार्जिंग सेक्शन, परसेंट, टोटल इनकम, प्रीवियस ईयर, बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज्यादा, असेसी, असेसी को टैक्स पे करना है, असेसमेंट ईयर, रेट इज गिवन अंडर फाइनेंस एक्ट। अब एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ले रहा हूं जो बार बार एग्जाम में मिलेगा इस चैप्टर में से, प्रीवियस ईयर रूल and its exception। प्रीवियस ईयर में कमाइए, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कीजिए, इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर रूल। इनकम इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर एंड टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन द असेसमेंट ईयर, दिस इज नॉन एज प्रीवियस ईयर रूल। इसकी 5 एक्सेप्शन पढ़ाऊंगा बेटा। क्या मतलब होगा इसका? टैक्स ही नहीं देना, या प्रीवियस ईयर की इनकम पे प्रीवियस ईयर में ही ले लेंगे, असेसमेंट ईयर तक की वेट ही नहीं करेंगे। तो ये याद रखना बेटा, 5 सिचुएशन ऐसी हैं, प्रीवियस ईयर की इनकम के ऊपर टैक्स प्रीवियस ईयर में ही लेंगे, असेसमेंट ईयर तक की वेट नहीं करेंगे। दोबारा बेसिक प्रिंसिपल क्या है? इनकम इज अर्न इन द प्रीवियस ईयर and tax is required to be paid in assessment year, this is known as previous year rule। पर 5 एक्सेप्शन मिलेंगे बेटा, जहां करंट ईयर की इनकम के ऊपर करंट ईयर में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लिखो जी प्रीवियस ईयर रूल। प्रीवियस ईयर रूल मीन्स इनकम इज अर्न इन previous year and tax is required to be changed, tax is required to be paid in assessment year। income is earned in previous year, टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन असेसमेंट ईयर। ये तो हो गया प्रीवियस ईयर रूल। इसकी एक्सेप्शन है 5, पांचों लिखवाता हूं फिर समझाता हूं। इसका मतलब क्या है? टैक्स करंट ईयर में ही देना पड़ेगा। सबसे पहला, नॉन रेजिडेंट engaged in shipping business, number 2, person living India permanently, number 3, AOP BOI form for a particular purpose and purpose is over in previous year। Number 4, discontinued business, number 5, transfer of asset for avoidance of tax। एग्जाम में ये 5 लिख के आना, प्रैक्टिकल होते हैं 7। टीडीएस ये भी तो करंट ईयर में चला जाता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, और 7वां एडवांस टैक्स, ये भी करंट ईयर में ही जाता है। एग्जाम में थियोरेटिकल क्वेश्चन आए तो पहले 5 ही लिखना। मैं रिपीट कर रहा हूं 7। पहला, नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। दूसरा,
person living India permanently. Third, AOP BOI form for a particular purpose and purpose is over within previous year. Number 4, discontinued business. Number 5th, transfer of asset for avoidance of tax. बस ये लिख के आने हैं एग्जाम में. आखिरी के 2 नॉलेज के लिए बता रहा हूँ. टीडीएस ये भी करंट ईयर की इनकम पे करंट में ही जाता है. आज पेमेंट करी टीडीएस आज ही कटेगा. डिविडेंड आज है तो टीडीएस आज, सैलरी आज है तो टीडीएस आज. ऐसे एडवांस टैक्स बेटा ये भी करंट ईयर में ही जाता है. याद करने हैं 5, वैसे नॉलेज के लिए है 7. समझे? इस 2 में तो मैंडेटरी है असेसिंग ऑफिसर करंट ईयर की इनकम पे टैक्स करंट ईयर में लेगा. वो भी चाहकर असेसमेंट ईयर की फैसिलिटी नहीं दे सकता. पहले 2 में वर्ड है बेटा शैल. शैल का मतलब होता है मैंडेटरी. करंट ईयर की इनकम पे टैक्स करंट ईयर में देना ही पड़ेगा. डिपार्टमेंट भी असेसमेंट ईयर की फैसिलिटी नहीं दे सकता. जबकि आखिरी 3 है बेटा डिपार्टमेंट के ऑप्शन पे. वो चाहे तो करंट ईयर में ले लें, वो चाहे तो असेसमेंट ईयर की फैसिलिटी दे दें. मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, पहले 2 मैंडेटरी है. करंट ईयर की इनकम पे टैक्स करंट ईयर में देना ही पड़ेगा. डिपार्टमेंट भी असेसमेंट ईयर की फैसिलिटी नहीं दे सकता. जबकि आखिरी के 3 बेटा अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि टैक्स इवेजन होने की पॉसिबिलिटी है तो वो करंट ईयर में ले लेगा. अदरवाइज वो क्या कर सकता है बेटा, असेसमेंट ईयर की फैसिलिटी दे सकता है. 5 को लॉजिक से समझाता हूं, याद करने में आसानी होगी. सबसे पहला, नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस. यूएसए से एक वेसल बन के चला, इंडिया के बेटा मुंद्रा पोर्ट पे आया, गुजरात पोर्ट पे. यहां से गुड्स कैरी करे, पैसेंजर कैरी करे और ये परमानेंट चल पड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ. इंटरनेशनल जर्नी पे है. यूएसए से वेसल बन के चला, इंडियन पोर्ट पे आया, यहां से गुड्स कैरी करे, पैसेंजर कैरी करे, लाइव स्टॉक कैरी करे, किराया कमाया और ये चल पड़ा ऑस्ट्रेलिया की तरफ. एक बार इंडिया से बाहर चला गया फिर तो चला गया. अगले साल पता नहीं वापस आएगा या नहीं आएगा. समझने के लिए हाइपोथेटिकल, इसको रास्ते में पानी में हाथ दे दिया इनकम टैक्स वालों ने, ठहर तू करंट ईयर के इनकम के ऊपर टैक्स करंट ईयर में देके जा. इसने बोला साइड में हट जाओ, ये जहाज ही आपके ऊपर चढ़ा दूंगा, आप ही का लो है कि करंट ईयर में कमाइए और अगले साल क्या कीजिए, टैक्स पे कीजिए. मुझे जाने दो, अगले साल मैं आऊंगा और क्या कर दूंगा, टैक्स पे कर दूंगा. एओ कह रहा है भाई आ जाइयो, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, ये पानी में आ जाइयो और अगले साल आके क्या करियो, टैक्स पे करियो. एक बार इंडिया से बाहर गया, रात गई बात गई, वो तो गया, पता नहीं अगले साल आएगा या नहीं आएगा. तो पहली एक्सेप्शन ये डाल दी बेटा, अगर नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस करंट ईयर में ये जो भी इनकम कमा रहा है, पे द टैक्स फर्स्ट. इंडियन पोर्ट पार ही नहीं करने देंगे जब तक आप टैक्स क्या नहीं कराओगे बेटा, जमा नहीं कराओगे. इनकम कमाइए, इनकम के ऊपर क्या करके जा भाई, टैक्स पे करके जा. क्योंकि हमें नहीं पता असेसमेंट ईयर में आप आएंगे या नहीं आएंगे. अगर वेट करी रिवेन्यू क्या हो जाएगा बेटा, लॉस हो जाएगा. तो लो बना दिया, करंट ईयर की इनकम पे करंट ईयर में टैक्स पे करना पड़ेगा. ये है एक्सेप्शन नंबर 1. बोलना दोबारा, नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन कोचिंग बिजनेस. ये 4 ऑप्शन आएंगे, बड़ी मिलती जुलती होंगी. शिपिंग बिजनेस, एविएशन बिजनेस, कोचिंग बिजनेस या एक कोई और बिजनेस होगा. किसके ऊपर लगता है ये, शिपिंग, और वो भी किसका, रेजिडेंट का, फिरंगी का. रेजिडेंट तो इंडिया में बैठा है ना, लाइक ये कहां जाएगा, इसको तो कभी भी धर लेंगे. समस्या तो बाहर वाले की है ना, बाहर से आया और बाहर ही चला गया. यूएसए से बन के चला था, गुजरात पोर्ट मुंबई पोर्ट पे आया, गुड्स पैसेंजर कैरी करे, किराया कमाया और ये परमानेंट चल पड़ा. तो लोग क्या बोलता है बेटा, इसे करंट ईयर में ही धर लो, असेसमेंट ईयर तक की वेट करेंगे, रिवेन्यू लॉस हो जाएगा. फर्स्ट एक्सेप्शन. सेकंड एक्सेप्शन पढ़ो बेटा, पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली. आज का एग्जांपल ले लो, 10 तारीख 11 तारीख 10 तारीख बेटा, 10 तारीख, आज 10 अक्टूबर 2024 को आप परमानेंट जा रहे हैं यूएस सेटल होने. 10 अक्टूबर 2024 को परमानेंट जा रहे हैं बेटा यूएस सेटल होने. तो आपने 1 अप्रैल से 10 अक्टूबर तक जितनी भी इनकम कमाई है, लॉसेज टैक्स जमा करा जा. क्योंकि एक बार ये इंडिया से बाहर चला गया फिर तो बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कंट्रोल नहीं है. उसे ट्रेस कहां करेंगे, और अगर हमने जाने दिया जा चला जाए, अगले साल वापस आ जाइयो, बीइंग ए ट्रू इंडियन, कभी वापस नहीं आएगा. नीरव मोदी नहीं आ रहा. समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं बेटा.
तो लॉ सेज भाई तू जाता है बाहर जा, हमें 1% भी उसमें इंटरेस्ट नहीं, हमें इंटरेस्ट है हमारे टैक्स में। करंट ईयर की इनकम के ऊपर करंट ईयर में टैक्स पे कर जा। ऐसे कह रहा है जी टैक्स रेट कहां से लेके आऊं, बजट तो इसका अगले साल आएगा, लॉसेस टेंशन मतलब पिछला बजट उठा उसका पार्ट सी। अब आपके बैटर भी समझ में आ जाएगा वो भी। अगर जाने तक बजट आ गया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, बजट आ गया। अगर बजट नहीं आया तो टैक्स रेट कहां से लेके आऊं, लॉसेस टेंशन मतलब वो हमारे पास है पिछले बजट का पार्ट सी, उसमें अगले साल के तो रेट होते हैं, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगी बेटा इसकी असेसमेंट हो जाएगी। समझ में आ गया? तो पहला बोलो नंबर 1 नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। नंबर 2 पर्सन लिविंग इंडिया फॉर टूरिज्म पर्पस, परमानेंटली घूमने नहीं जा रहा, वो परमानेंट सेटल होने के लिए जा रहा है। एक क्वेश्चन जो पक्का आता है मेरे पास, मैं ही पूछ लेता हूं, ये इनकम टैक्स को कैसे पता चल रहा है ये परमानेंट बाहर जा रहा है? वीजा लगाता है एक्सटर्नल अफेयर वाले, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस तो लगाते नहीं। मिनिस्ट्री अलग है, पता तो होगा ना, वीजा वाला डिपार्टमेंट है जयशंकर जी के पास, एक्सटर्नल अफेयर। हाँ जी, ये इनकम टैक्स को कैसे पता चल रहा है बाहर जा रहे हैं? आईटीओ के पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। मैं दीपक जैन पश्चिम विहार रहता हूं बेटा, एयरपोर्ट आईजीआई, मैं एयरपोर्ट से फ्लाइट पकड़ के परमानेंट बाहर जा रहा हूं, आईटीओ पे बोलता जाता हूं जा रहा हूं टाटा बाय बाय, कर लो जो कर सकते हो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चल रहा है कि परमानेंट बाहर जा रहे हैं? जब भी कभी इंडिया से बाहर जाते हैं 2 सर्टिफिकेट चाहिए होते हैं बेटा। सबसे पहला पुलिस स्टेशन से, और नालायक क्राइम करके तो नहीं भाग रहा, तो वहां से क्लियरेंस सर्टिफिकेट ले, वीजा ही नहीं लगेगा बिना इनके। और दूसरा क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेना होता है इनकम टैक्स से, टैक्स चुरा के तो नहीं भाग रहा। इसका छोटा एग्जांपल देता हूं, जब ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी तो आप जाओगे टीसी लेने, ट्रांसफर सर्टिफिकेट लेने, देगी ही नहीं यूनिवर्सिटी, पहले लाइब्रेरी से लिखवा के लाओ नो ड्यू, पहले लाइब्रेरी से क्या लिखवा के लाओ नो ड्यू। एक से एक हीरे बैठे, लास्ट ईयर में करवा ली 50 बुक इशू, क्योंकि पता है तो क्लियर होना है, उसके बाद मैं घर पे बैठूंगा, तो वो भी एक्सपर्ट है, वो कुछ देंगे नहीं, डिग्री या टीसी कुछ देते ही नहीं। सबसे पहले क्या मांगते हैं वो, नो ड्यूज लेके आ, उसको क्या पता चलेगा? एक बार आपके हाथ डिग्री आ गई, ग्रेजुएशन कंप्लीट, फिर तो गए, उसकी तो लाइब्रेरी खाली हो जाएगी। तो ऐसे ही इनकम टैक्स वाले बेटा उनके पकड़ में तब आता है, खुद असेसी पूछता है कि दुहाई हो मुझे वीजा लगवाना है परमानेंट का, मेरी असेसमेंट करो, करंट ईयर की इनकम पे मेरी क्या करो, असेसमेंट करो, मुझे सर्टिफिकेट दो नो ड्यूज का, फिर मैं वो लगाऊं वो डिपार्टमेंट में और मेरा वीजा आए। बिना उसके मिलेगा ही नहीं बेटा वीजा। ठीक है ना? आपकी क्वेरी आती इसलिए मैंने ही ले लिया था पहले, आपको तो फिलहाल खाली हेडिंग याद करनी है। नंबर 1 नॉन रेजिडेंट एंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस। नंबर 2 पर्सन लिविंग इंडिया परमानेंटली। नंबर 3 AOP BOI form for a particular purpose and purpose is over within previous year। एक पार्टी बेटा यूएस की, एक पार्टी बेटा रशिया की, एक पार्टी इजराइल की, इन तीनों का ज्वाइंट वेंचर लगा हुआ है नोएडा में, कुछ भी कर रहे हैं, हाईवे बना रहे हैं, ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। यूएस की पार्टी या रशिया की पार्टी, इजराइल की पार्टी, इनका ज्वाइंट वेंचर लगा हुआ है बेटा नोएडा। कभी ना कभी तो ये पूरा होगा। इनका ज्वाइंट वेंचर आज क्या हो गया, 10 अक्टूबर को कंप्लीट हो गया। यूएसए वाला यूएसए चला जाएगा, रशिया वाला रशिया चला जाएगा, इजराइल वाले ने इजराइल जाना है, इन्हें कहां ट्रेस करते फिरेंगे? लॉ सेज जाओ तुम्हारा पर्पस पूरा हो गया, पर करंट ईयर की बेटा इनकम पे करंट ईयर में क्या कर दो साहब, टैक्स पे कर दो। क्योंकि अगर असेसमेंट ईयर की फैसिलिटी दे दी, कौन जाके इनको ट्रेस करेगा? ठीक है जी, तो ये बन गया पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 नाम से ही समझ में आ रहा है, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ड्यूरिंग द ईयर बेटा मेरा बिजनेस क्या हो गया, डिसकंटिन्यू हो गया। हैव यू हर्ड द नेम ऑफ बोनी? बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है बेटा एसबीआई, जैसे हमारे यहां पर एसबीआई, उनका है बोनी, BONY, बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। अब इंडिया में बेटा वो बिजनेस करना चाह रहे हैं, इंडियन लोगों के समझ में नहीं आ रहा ये बैंक, वो कामयाबी नहीं हो पा रहा, इंडियन के नहीं समझ में आ रहा, उन्हें आज भी एसबीआई में धक्के खाने में मजा आ रहा है। पीएनबी जब तक 2-2 घंटे ना लगे उन्हें लगता ही नहीं हम बैंक में आए हैं। प्राइवेट बैंक में अगर 1 मिनट में काम हो जाए उनके समझ में नहीं आ रहा होता। आज भी पेमेंट चेक के थ्रू हो रही होती है। अरे कौन चेक काटता है? ये IMPS क्यों नहीं कर रहा भाई? मेरे फादर लगे हुए हैं, बिजनेस है उनका कपड़े, वो चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, वो सामने वाला भी चेक ले रहे हैं, क्यों कट रहे हैं चेक? मेरे आज भी समझ में नहीं आता है ये क्यों नहीं ऑनलाइन ट्रांसफर हो रहा? कोई पेमेंट थोड़ी ना लगती है, फैसिलिटी है तो। एनी हाउ कंट्रोल।
होता क्या है बेटा, आपका कोई भी बिजनेस आपका डिसकंटिन्यू हो गया और डिपार्टमेंट को लगता है कि असेसमेंट ईयर तक की फैसिलिटी देंगे तो टैक्स इवेजन हो सकता है, तो वो बोलते हैं जी करंट ईयर की इनकम के ऊपर करंट ईयर में आप टैक्स पे कर दो। और वो लेते कब होंगे, जब पार्टी बाहर की होती होंगी। अगर इंडियन पार्टी है, इन्होंने जाना कहां है, टाटा ग्रुप यार, हजारों बिजनेस हैं, एक बिजनेस, पता है रतन टाटा जी की डेथ हो गई यार, एनीहाउ वापस मल्टीपल बिजनेस है बेटा, कोई एक बिजनेस उनका बंद भी हो गया, इन्हें कहां जाना है यार। तो इसमें असेसमेंट ईयर की फैसिलिटी, मैं असेसिंग ऑफिसर हूं, कोई नहीं साथ दे देना, आप असेसमेंट ईयर में टैक्स पे कर देना। और अगर यही फिरंगी हो, पे द टैक्स फर्स्ट, तू पहले टैक्स जमा करा, उसके बाद ही क्या करने देंगे, इंडिया से बाहर जाने देंगे। तो ये हो गया बेटा आपका डिसकंटिन्यूड बिजनेस। तीसरा और चौथा मिलता जुलता है, उसमें भी तो बिजनेस ही बंद हो रहा है, ज्वाइंट वेंचर का पर्पस कंप्लीट हो गया, मैटर इज ओवर, करंट ईयर के इनकम पे करंट ईयर में टैक्स दे जाओ। चौथे में भी बिजनेस बंद हो रहा है बेटा, करंट ईयर के इनकम पे करंट ईयर में टैक्स लगेगा। पांचवा, ट्रांसफर ऑफ असेट फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, इसमें पकड़ में आते हैं बेटा हाई प्रोफाइल मैटर। असेसी आप जैसे पढ़े लिखे लोग हैं, इन्हें पता है करंट ईयर में कमाते हैं, असेसमेंट ईयर में टैक्स पे करते हैं। असेसमेंट ईयर की भी डेट आपको पता है, ऑडिट है तो 31 अक्टूबर तक, अनऑडिट है तो 31 जुलाई तक। क्यों ना इतने में सारी असेट बेच के अंडरग्राउंड हो जाऊं, मेरा इंडिया से बाहर जाने का मन है, मैं बाहर जाना चाहता हूं, मैं बेहताशा असेट क्या कर रहा हूं बेटा, ट्रांसफर कर रहा हूं। मैं हूं बेटा जाकिर नाइक, नाम सुना है नालायक का, इंडिया से भगोड़ा है बेटा ये, मतलब इंडिया में वांटेड है, बाहर भागा हुआ, अभी पाकिस्तान का गेस्ट बना बैठा है। अब उस केस में उसको क्या कर रहे हैं बेटा, उसको पता था कि पीछे एनआईए पड़ गई है, एनआईए पड़ गई है, कभी ना कभी मुझे धरेंगे, धरेंगे तो मैं अंदर जाऊंगा, उससे पहले मैं सब कुछ अपना बेच बाच के क्या हो जाऊं साहब, अंदर आउटसाइड इंडिया हो जाऊं, एब्सकॉन्ड हो जाऊं, अंडरग्राउंड हो जाऊं। हाई प्रोफाइल मैटर होता है बेटा, मीडिया में आ गया, इनकम टैक्स ने भी न्यूज पढ़ ली, न्यूज़पेपर तो वही पढ़ते होंगे, तो उनको लगा भाई ये पक्का अंदर होगा, भागेगा ये, इससे पहले ये भागे, उससे बोल दे भाई करंट ईयर की इनकम पे करंट ईयर में टैक्स पे कर जा, फिर तू कहीं मर्जी जा, हमें इससे मतलब नहीं, हेट स्पीच दे, एनआईए कर, हवाला कर, हमें कोई मतलब नहीं, करंट ईयर की इनकम के ऊपर करंट ईयर में क्या कर जा, टैक्स पे कर जा। पर मैं रिपीट कर रहा हूं, पकड़ में वही आएंगे जो हाई प्रोफाइल मैटर होंगे, आपके और मेरे जैसे चाहे कितने मर्जी बार अंडरग्राउंड हो जाए, घर वालों को भी नहीं पता होता। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूं, 4 दिन के लिए ऑडिट पे गए हुए हैं, घर वाले भी नहीं पूछते कहां है, उन्हें भी पता है अपने आप आ जाएगा। तो ये मैटर वही पकड़ में आएंगे बेटा जो क्या है, हाई प्रोफाइल, बेहताशा अपनी प्रॉपर्टी क्या कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को भनक लग गई, ये एब्सकॉन्ड होगा, ये पक्का भागेगा, इससे पहले नालायक भागे, इससे करंट ईयर की इनकम के ऊपर करंट ईयर में टैक्स ले लो। ये 5 एक्सेप्शन हैं बच्चे, एग्जाम में ये 5 लिख के आने हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में ये 7 हो जाती हैं। टीडीएस ये भी करंट ईयर पे ही जा रहा है बेटा, एडवांस टैक्स अभी पढ़ाया नहीं क्या होता है, ये भी करंट ईयर में ही जाता है। अब 1 बाय 1 इसमें कोई भी क्वेरी, पांचों में। Shall I move on? याद कर लेना, फर्स्ट चैप्टर है बेसिक, उसमें सबसे ज्यादा ये चीज आती है। आगे चलो, अब छोटे छोटे हुए आपको बेटा वर्ड से फैमिलियर करवा दूं मैं, बार बार ये वर्ड यूज होंगे। इनकम टैक्स हायरार्की बनाओ, सबसे सीनियर कौन, उसका जूनियर कौन, इनकम टैक्स हायरार्की। कैन स्टार्ट? सबसे ऊपर होती है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्रीय सरकार, इसके अंदर कई डिपार्टमेंट काम करते हैं। टैक्स के डिपार्टमेंट का नाम, इसके अंदर कई मिनिस्ट्री काम करती हैं, टैक्स की मिनिस्ट्री का नाम, शुक्र है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, वित्त मंत्रालय। पढ़ाई की कौन सी मिनिस्ट्री है?
मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, इस नाम से कोई मिनिस्ट्री नहीं है। ये देखो इनके हालात देखो, इन्हें पढ़ाई की मिनिस्ट्री नहीं पता। फेसबुक का ओनर कौन है ये तुम्हें पता होगा, जो काम की चीज नहीं है। HRD में आता है नालायको, पढ़ाई अपनी। चलो ह्यूमन रिसोर्स, HRD क्या होता है, तू रहने दे भाई, तू रट ले इसको, तू वापस आ, नहीं तू सीख जाएगा मैं भूल जाऊंगा। सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कई मिनिस्ट्रीज। टैक्स की मिनिस्ट्री का नाम मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। भाई कंपनी लोगों की कौन सी मिनिस्ट्री है? MCA, शुक्र है वो तो पता है। एक मिनिस्ट्री के अंदर कई डिपार्टमेंट काम करते हैं। एक मिनिस्ट्री में बहुत डिपार्टमेंट होते हैं। टैक्स के डिपार्टमेंट का नाम है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, राजस्व विभाग, इंग्लिश ही ठीक है। केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, ठीक है। एक वैसे ही नॉलेज के लिए बताइए बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में कोई और डिपार्टमेंट? एक तो मैंने बता दिया रिवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर वो भी इसी में आता है बेटा। डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट वो भी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आता है। एनी हाउ, डिपार्टमेंट के नीचे दो बोर्ड होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स का, एक इनडायरेक्ट टैक्स का। क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट टैक्स की रेयरकी ले रहा हूं तो उस बोर्ड का नाम है CBDT। फुल फॉर्म लिख लो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। फिर इसके बाद होते हैं प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। PCCIT। फिर इसके बाद इनके जूनियर होते हैं चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। CCIT। फिर इसके बाद होते हैं प्रिंसिपल कमिश्नर। बार बार इनकम टैक्स लिखूं मतलब समझ जाओगे ना। PCIT। फिर इसके बाद कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स CIT। ठीक। फिर इसके बाद JC, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। केजरीवाल साहब ज्वाइंट कमिश्नर थे बेटा इनकम टैक्स में। केजरीवाल नाम सुना होगा, पढ़े लिखे हो कि देखने में सनकी हैं, पढ़े लिखे बेटा हो। ज्वाइंट कमिश्नर रैंक थी उनकी, ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, JC बोलते हैं। फिर नेक्स्ट रैंक आती है ACDC, असिस्टेंट कमिश्नर डेप्यूटी कमिश्नर। फुल फॉर्म लिख लेना, AC असिस्टेंट कमिश्नर, DC डेप्यूटी कमिश्नर। इकट्ठा लिखा जाता है इनको क्योंकि इनके रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पावर, फंक्शन, ड्यूटी एक जैसी सी है। एक ही पर्सन के दो नाम नहीं है, ये पर्सन तो अलग अलग होते हैं। ये AC है, ये DC है, पर्सन अलग अलग है पर लिखा इकट्ठा जाता है क्योंकि रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनकी लगभग एक जैसी है। और सबसे लास्ट और सबसे भ्रष्ट रैंक है ITO, इनकम टैक्स ऑफिसर। ये इतने पॉपुलर हैं, इसके ऊपर जगह का नाम ही है दिल्ली में, जहां अपना ICAI है, पुलिस मुख्यालय के सामने। रोनी में भी तो ओपन होना था, हो गया ICAI का।
अरे रोनी में ओपन होना था, अभी कंस्ट्रक्शन नहीं चल रही है, अभी तो मुहूर्त हो चुका है, कंस्ट्रक्शन चल रही है, 1-2 साल में हो जाएगा, फिर कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, सारे काम यहीं निपट जाएंगे। तो अभी सारे काम कहाँ से हो रहे हैं, आईटीओ से या विश्वास नगर? नहीं, फिजिकल जाना पड़ जाए तो, अच्छा जाना ही नहीं पड़ रहा अभी। चलो लिख लिया, जो प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से लास्ट रैंक है, प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से जो लास्ट रैंक है, इसको बोलते हैं इनकम टैक्स अथॉरिटी। ये वर्ड यूज होंगे बेटा, इनसे फैमिलियर हो जाना। प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर से जो लास्ट रैंक आईटीओ तक है, इन्हें बोला जाता है इनकम टैक्स अथॉरिटी। और जो आखिरी की 3 रैंक हैं, एसएससी को डील करते हैं ये, असेसमेंट करते हैं ये, बाकी तो एडमिन संभालते हैं। जनता से जो मिलते हैं, आखिरी के 3 मिलते हैं, जेसी, एसीडीसी, आईटीओ, इनको बोलते हैं एओ, असेसिंग ऑफिसर। वो ऑफिसर जो असेसमेंट करते हैं। डीसी की फुल फॉर्म क्या है? डेप्यूटी कमिश्नर। एक सेंटेंस बोल रहा हूं, चेक करना ट्रू और फॉल्स। ऑल असेसिंग ऑफिसर आर इनकम टैक्स अथॉरिटी वाइल, पूरा तो बोलने दो नालायक। ऑल असेसिंग ऑफिसर आर इनकम टैक्स अथॉरिटी वाइल ऑल इनकम टैक्स अथॉरिटी नीड नॉट टू बी असेसिंग ऑफिसर। एब्सोल्युटली ट्रू। एओ आपका बेटा जेसी एओ भी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी है। एसीडीसी एओ भी है, इनकम टैक्स अथॉरिटी भी है। आईटीओ एओ भी है और इनकम टैक्स अथॉरिटी भी है। वाइल इनकी बात करें बेटा, ये केवल इनकम टैक्स अथॉरिटी है, एओ नहीं है। तो एक लाइन में करेक्ट डाल देना, ऑल एओज आर इनकम टैक्स अथॉरिटी। All AOs are income tax authority, while all income tax authority need not to be AO. All assessing officers are income tax authority, while all income tax authority need not to be AO. ये वर्ड यूज होंगे बेटा, फैमिलियर हो जाना। बार बार वर्ड यूज करूंगा एओ, तो समझ जाना किसकी बात कर रहा हूं मैं। एओ का मतलब जेसी, एसीडीसी या आईटीओ, ठीक है। एक और कुछ वर्ड हैं, उनसे भी फेमिलियर हो जाओ। अपील हियरार्की। डिपार्टमेंट का एओ का ऑर्डर आ गया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो अपील लगाएंगे। कहां लगती है ये अपील? एओ असेसिंग ऑफिसर ने ऑर्डर पास कर दिया, आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो, तो कहां जाएं? अपील कहां पर फाइल हो? ये हो गया एओ ऑर्डर। इनके अगेंस्ट अपील कहां पर लगती है? फर्स्ट अपील, सीआईटी अपील। कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स अपील वाले। एक नॉर्मल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स भी होते हैं बेटा, ये वाले नहीं, ये तो एडमिन देखते हैं, ये वाले सीआईटी अपील। ए का मतलब अपील। एओ का ऑर्डर आया, मैं सेटिस्फाई नहीं,
चलो अपील में, पहली अपील सीआईटी अपील, हार गया। दूसरी अपील आईटीएटी इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। यहां से भी हार गया बेटा। हाई कोर्ट, डायरेक्ट टैक्स वाला इनडायरेक्ट टैक्स वाला? डायरेक्ट टैक्स वाला। हाई कोर्ट कॉमन होता है, नालायक है। यहां से भी हार जाऊं। लास्ट रेमेडी है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट से भी अगर हार गया, आत्महत्या। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नहीं बेटा, फिर इसके बाद कुछ नहीं है रेमेडी। ठीक है ना? कहीं आपको लगे जी हमने सुन रखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो केवल डेथ सेंटेंस के मैटर जाते हैं, सजाए मौत। ठीक है? यही हियरार्की मैंडेटरी है या आगे पीछे हो सकती है? मेरा घर सुप्रीम कोर्ट के नजदीक है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस को मैं जानता हूं, चाचा जी हैं, ले पहली अपील सुप्रीम कोर्ट, या मुझे जाना ही सीआईटी अपील में पड़ेगा? ये हियरार्की मैंडेटरी है, ये कुछ भी बाईपास नहीं हो सकता बेटा। सीआईटी अपील चिल्लड़ है ये तो, इनसे क्या बहस करनी है, चलो आईटी एटी, ऐसा नहीं होता है। ये चलना ही इसी रैंक में पड़ेगा। हरीश साल्वे, हैव यू हर्ड दिस नेम? बड़े एडवोकेट है बेटा ये। अब ये बड़े एडवोकेट हैं, पर ये अगर अपील में आना चाहते हैं, ये इसी रूट में आना पड़ेगा। पहले सीआईटी अपील, वो डिसाइड करेंगे, फिर आईटीएटी, वहां से भी हार गए तो हाई कोर्ट, वहां से भी हार गए तो सुप्रीम कोर्ट। ठीक है? ये था बेटा अपना बेसिक। दो चीजें एक एक नंबर में आया हुआ है, ये भी बता देता हूं। एक वर्ड होता है सर्कुलर, एक वर्ड होता है नोटिफिकेशन। सर्कुलर किस में आता है, किसके लिए आता है? लिखना मत कुछ भी। लॉ में क्लैरिफिकेशन, वाइल नोटिफिकेशन डे टू डे बेसिस पे अगर लॉ बनाने हो बेटा, पार्लियामेंट के पास टाइम नहीं है। पार्लियामेंट ने अपनी पावर किसको दे दी बच्चे? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या करती है फिर? नोटिफिकेशन के थ्रू लॉ बनाती है। इसका बाइंडिंग नेचर क्या है? इस सर्कुलर किसके ऊपर बाइंडिंग है? पहले नोटिफिकेशन से आओ। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई नोटिफिकेशन इश्यू करी, बाइंडिंग नेचर, सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग है, या सुप्रीम कोर्ट उसके कॉन्ट्रेरी कोई ओपिनियन दे सकती है? हाई कोर्ट पे बाइंडिंग है। आईटीएटी, जान के इसलिए वो नाम पढ़ाए हैं। एओ, एओ कह रहा है मैं तो नहीं मान रहा, नोटिफिकेशन आई है, आई होगी, मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो इसके अगेंस्ट जा रहा हूं। या एसएससी कह रहा है मैं तो नहीं मान रहा, मैं तो इसके अगेंस्ट जा रहा हूं। दोनों मान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है मैं नहीं मान रहा, हमारी वीगो है। नोटिफिकेशन का बाइंडिंग नेचर सुप्रीम कोर्ट के अलावा, क्योंकि उस पर क्यों नहीं भाई? जो बाइंडिंग नेचर एक्ट का है वो बाइंडिंग नेचर नोटिफिकेशन का होता है। बाइंडिंग ऑन ऑल, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी बाइंडिंग है, बाइंडिंग ऑन ऑल। एओ पे भी बाइंडिंग हो गया बेटा ये आपका साहब, एसएससी पे भी बाइंडिंग हो गया। एपेलेट अथॉरिटीज, एपेलेट अथॉरिटी का मतलब सीआईटी अपील, आईटीएटी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सबके ऊपर क्या होता है बेटा? ये बाइंडिंग होता है। जबकि सर्कुलर इज बाइंडिंग ओनली एंड ओनली ऑन इनकम टैक्स अथॉरिटी। एसएससी के ऊपर भी बाइंडिंग नहीं है ये। एसएससी चाहे तो सर्कुलर का बेनिफिट ले ले, और अगर उसको सर्कुलर पसंद नहीं है, वो चाहे तो उसको क्या कर दे बेटा? चैलेंज कर दे, अपील में ले जा सकता है। ठीक है? जबकि नोटिफिकेशन, इसके अगेंस्ट कोई चैलेंज नहीं कर सकता। नोटिफिकेशन ने बोल दिया दिल्ली मेट्रो बेटा, जीएसटी एग्जाम, एक्चुअल में जीएसटी में पढ़ाऊंगा, दिल्ली मेट्रो जीएसटी एग्जाम। एक तो मेट्रो वाला ये नहीं कह सकता मैं मेट्रो में चार्ज करूंगा ही करूंगा। दूसरा, एसएससी ये नहीं कह सकता जी मेरे को क्या है, नोटिफिकेशन नहीं माननी, या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती। जो नोटिफिकेशन आ गया वो क्या है बेटा? फाइनल होगा, मानना पड़ेगा।
नोटिफिकेशन का बाइंडिंग नेचर एक्ट वाला होता है। जैसे एक्ट सबके ऊपर बाइंडिंग है, ऐसे बेटा नोटिफिकेशन सबके ऊपर बाइंडिंग। वाइल सर्कुलर इज बाइंडिंग ओनली ऑन ओनली डिपार्टमेंट। एसएससी चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर ले अगर उसके फेवर में है, अगर उसको लगता है कि मेरा नुकसान हो रहा है बेटा, वो चाहे तो उसको क्या कर दे, चैलेंज कर दे अपील में, क्योंकि अपील वालों के ऊपर भी सर्कुलर बाइंडिंग नहीं होते। तो लिखना क्या है, सर्कुलर इज बाइंडिंग ओनली ऑन only on department. Notification is binding on all. अब इसको ऐसे समझो, सर्कुलर नोटिफिकेशन, एओ पे बताओ बेटा सर्कुलर बाइंडिंग है, बोलो यस। नोटिफिकेशन एओ को माननी पड़ेगी, कॉन्ट्रेरी व्यू ले ही नहीं सकता। अगर सर्कुलर ने बोल दिया टी इंक्लूड कॉफी बेवरेजेस बाय वट एवर नेम कॉल्ड, एओ को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आओ एसएससी, सर्कुलर से बाइंडिंग है नहीं, वो चाहे तो एक्सेप्ट करे चाहे तो उसको चैलेंज कर दे। नोटिफिकेशन बाइंडिंग, माननी ही पड़ेगी उसे, नोटिफिकेशन ने जो भी बोल दिया। सीआईटी अपील इकट्ठा कर दूं सारे, आईटीएटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बोलो। सर्कुलर्स नॉट बाइंडिंग, क्वेश कर सकते हैं, पावर है इनके पास। नोटिफिकेशन ये एक एक नंबर में आते हैं बेटा एमसीक्यू। सर्कुलर इज बाइंडिंग ओनली ऑन डिपार्टमेंट वाइल नोटिफिकेशन इज बाइंडिंग ऑन ऑल, सब पे बाइंडिंग होती है। ठीक, दो तीन छोटी छोटी चीजें और बता देता हूं, फिर पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर्कुलर नंबर या नोटिफिकेशन नंबर, इनको पढ़ते कैसे हैं? MFDR 985/30/2024, कोई भी एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल कि इनको पढ़ा कैसे जाता है। MFDR 234/15/2024, ये सर्कुलर नंबर है, ये नोटिफिकेशन नंबर है। कैसे पढ़ें इसको? MFDR का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, यानी कि छूटते ही पता चल जाएगा कि ये सर्कुलर कौन सी मिनिस्ट्री का है। हर मिनिस्ट्री के सर्कुलर आते हैं बेटा, कंपनी लॉ में पढ़ोगे, लेबर लॉ में पढ़ोगे, तो नंबर तो कॉमन हो सकता है। इससे पता चलता है कि सर्कुलर कौन सी मिनिस्ट्री का है या नोटिफिकेशन कौन सी मिनिस्ट्री की है। MFDR मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। अब इसको आगे कैसे पढ़ते हैं, ये तीन चीजें क्या हैं, सुनना ध्यान से। 2024 में ये सर्कुलर आया होगा, ईयर है ये 2024 में, तो बहुत सारे आए थे। इस सर्कुलर का नंबर है 30, और जब से ये एक्ट बना है इस सर्कुलर का नंबर है 985। दोबारा बोलो, 2024 में ये क्या आया था बेटा, आपका सर्कुलर आया था 2024 में, और भी आए होंगे। इसका नंबर क्या है बेटा, 30, और जब से ये एक्ट बना है इसका नंबर क्या है, 985। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली आखिरी के दो लिखे जाते हैं।
जब से एक्ट बना है हमें क्या लेना देना, हमें तो सर्कुलर ढूंढना है। तो पता चल जाएगा 2024 का ये 30वां सर्कुलर है। ऐसे ही इसको पढ़ते हैं बेटा। ये नोटिफिकेशन कब आई थी? 2024। 2024 में और भी आई होंगी, इसका नंबर क्या है? 15। ऐसे पढ़ते हैं, ठीक है। ये तो हो गया सर्कुलर नोटिफिकेशन पढ़ना। केस लो कैसे पढ़ते हैं? साइटेशन। सीआईटी वर्सेस में खाली वी लिखा जाता है, वी एस नहीं, मतलब क्रिकेट मैच नहीं है ये। लॉ में खाली वी डॉट। सीआईटी वर्सेस दीपक जैन, $289 ITR 584 2024 SC। इसे पैसे पढ़े। कई बार सीआईटी पहले होता है, कई बार सीआईटी बाद में होता है। कई बार सीआईटी पहले, कई बार सीआईटी बाद में, पर होता है ऐसे। इसको साइटेशन बोलते हैं। इसे कैसे पढ़ा जाता है? एनीवन? नहीं आइडिया? सबसे पहली पार्टी होती है एपेलेंट। अपील में कौन गया? पहले वाली पार्टी हमेशा एपेलेंट। अपील में कौन गया है? सामने वाले को क्या बोलते हैं फिर? डिफेंडेंट। बहुत बढ़िया। तो अगर दीपक जैन अपील में गया होगा तो फिर क्या लिखा आएगा? दीपक जैन वर्सेस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन सीआईटी देता है। झगड़े तो दो के बीच में होने हैं ना, असेसी और डिपार्टमेंट। ठीक। पहली पार्टी हमेशा एपेलेंट, अपील किसने लगाई। सेकंड पार्टी सामने वाला, उसका डिपेंडेंट कौन है, रिस्पोंडेंट कौन है। अब ये बेटा 2024 ईयर, जिस साल ये जजमेंट आई, याद रखना, जिस साल जजमेंट आई। केस कब लगा ये नहीं। जजमेंट आने में 5-7 साल लग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में बेटा। जिस साल ये जजमेंट आई। एससी, नेम ऑफ अथॉरिटी हु पास द जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट। नेम ऑफ अथॉरिटी हु पास द जजमेंट। DEL लिखा हो दिल्ली हाई कोर्ट, RAJ लिखा हो राजस्थान हाई कोर्ट, ALL इलाहाबाद हाई कोर्ट, ठीक है, MAD मद्रास हाई कोर्ट। अब आज कोई केस डिसाइड हुआ सुप्रीम कोर्ट का, ये हमें कैसे पता चल रहा है? सुप्रीम कोर्ट के जज मुझे फोन करते होंगे, जैन साहब डिसाइड कर दिया, पढ़ाओ बच्चों को। ये सारे केस बेटा मैगजीन में जाके पब्लिश होते हैं। ये है नेम ऑफ मैगजीन वेयर केस इज पब्लिश। इनकम टैक्स रिपोर्ट अलग अलग आती है, ELT, ITR। ये क्या चीज है? नेम ऑफ मैगजीन वेयर केस इज पब्लिश्ड। मैगजीन आती है बेटा जहां पर ये केस पब्लिश होते हैं। ठीक। ये मैगजीन का वॉल्यूम नंबर, अरे मैगजीन तो बहुत सारी छपती आ रही है, कौन सी मैगजीन देखूं मैं? ठीक। और ये उसका पेज नंबर। प्रैक्टिस में होगा क्या, अगर आप अपील में प्रैक्टिस में जाओगे तो आपका बॉस आपको ये साइटेशन दे देगा और बोलेगा केस निकाल के ला। वो ऑफिस देखे हो बेटा आपने मूवीज में, रेड कलर की बुक्स नहीं होती बड़ी बड़ी, वो ये तो होती हैं, ये वॉल्यूम तो होते हैं। मूवीज में देखे हो, प्रैक्टिकल देखे हो, एडवोकेट्स के ऑफिस में दिखाते हैं, वो बहुत सारी किताबें रखी होती हैं। वो किताबें क्या है? सीए दीपक जैन टैक्सेशन है,
वो ये होते हैं जहां पर वो केस के हो रहे हैं बेटा पब्लिश होते हैं, मैगजीन होती है वो। ठीक है जी। अब कौन सी मैगजीन में देखूं? 289 का वॉल्यूम निकाल लो बेटा। 289 इतनी बड़ी है, 4000 पेज की, मैं कहां जाऊं? पेज नंबर 584 पे चले जाओ, ये केस मिल जाएगा। तो ट्रेनिंग में अगर आपका बॉस आपको बोले साइटेशन पढ़ने आती है, हाँ कर देना, हाँ जी आती है, खुश हो जाएगा बेटा वो। आंसू ऐसे नहीं गिरेंगे, ऐसे गिरेंगे। मैं मजाक नहीं कर, ये आती नहीं यार किसी को पढ़नी, खुश हो जाएगा कि नालायक ट्रेनिंग में हाथ से पहले ही कुछ सीख के आए हैं। ठीक है, पहली पार्टी जो अपील में गया, लेमैन की लैंग्वेज से बोलो, इंग्लिश में तो देखते रहेंगे। पहली पार्टी वो आती है जो अपील में गया है। ठीक है जी। वो एसएससी भी हो सकता है, डिपार्टमेंट भी हो सकता है। जो अपील में गया, सामने वाली पार्टी को बेटा डिफेंडेंट भी बोल देते हैं, रिस्पोंडेंट भी बोल देते हैं। फिर उसके बाद वॉल्यूम नंबर, फिर उसके बाद कौन सी मैगजीन में केस छपा, अगर इस केस को ढूंढना हो। फिर उसके बाद बेटा आपका साहब किस साल ये जजमेंट आई, पेज नंबर सॉरी। फिर उसके बाद किस साल ये जजमेंट आई और कौन सी अथॉरिटी ने ये जजमेंट पास करी है। माइंड अप हुआ बेटा पहला चैप्टर इन टोटलिटी बेसिक। तो मैं सेकंड पे जाऊंगा। टोटल इनकम किसके हिसाब से कंप्यूट करनी है? एज पर हिज रेजिडेंशियल स्टेटस। 5-7 मिनट का पोज ले लो, मैं ये लेक्चर ही कट करवा देता हूं। ठीक है, पानी वानी पी लो बेटा, नया लेक्चर स्टार्ट करता हूं। 1 मिनट बस। एक बार बाहर से साहब को बुलाएंगे। साहब कहाँ गए? ये कहाँ गया भाई? बुला के ला उसको, बोल लेक्चर चेंज करेगा। बोले बेटा। अपील वाला है? कौन से वाला? अपील वाला। 1 मिनट रुक जाइए बेटा, अभी चेंज मत करियो, एक बार क्वेरी ले लूँ मैं। ये वाला बोले, इसी ही डायरेक्टली में। रिट बेटा इज द लास्ट रेमेडी, रिट इज नॉट द बेटा अल्टरनेट रेमेडी। अगर अपील अवेलेबल है तो अपील में जाओगे, रिट नहीं लग सकती। रिट इज द लास्ट रिसोर्ट, जब जस्टिस के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो रिट लगती है। रिट और एसएलपी सुन रखे हैं नाम? रिट हाई कोर्ट में लगती है, एसएलपी सुप्रीम कोर्ट में, पर ये अल्टरनेट रेमेडी नहीं है, लास्ट रेमेडी है जब जस्टिस के सारे दरवाजे बंद। तो यहाँ तो जस्टिस के दरवाजे खुले हुए हैं। अगर सीधा हाई कोर्ट में रिट लगा दी, हाई कोर्ट सीधा ही पूछेगा क्या सीआईटी अपील के पास गए थे? नहीं सर, कैंसिल, लेगा ही नहीं, एंटरटेन ही नहीं करेगा।